Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will learn about some basic concepts of functions like function overloading, inline functions, and default arguments. In the previous lecture we learned about the function calls, like we studied about the call by value, call by reference, and call by pointers. And with the help of examples, we saw the difference between call by value, call by reference and call by pointers. हमने देखा कि कॉल बाय वैल्यू में ऐसे होता है कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल की लोकल कॉपी बनती है। अगर हम उस वैल्यू को चेंज करें तो वो वैल्यू मेन में चेंज नहीं होती। कॉल बाय रेफरेंस में हमने देखा कि जिस वैल्यू को हम भेजते हैं फंक्शन आर्गुमेंट में उसका रेफरेंस वेरिएबल होता है, तो वो दोनों जो हैं वो एक ही वेरिएबल को रेफर कर रहे होते हैं। तो अगर आप फंक्शन के अंदर कोई चेंजिंग्स करते हैं तो वो चेंजिंग्स मेन में भी वैलिड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वो जो प्रोग्राम है, जो फंक्शन है, उसे मेन से कॉल किया। और फिर हमने पॉइंटर्स और रेफरेंस वेरिएबल्स में डिफरेंस देखा। पॉइंटर्स जब हम कॉल बाय पॉइंटर्स करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आता है, लेकिन हमने देखा कि पॉइंटर्स और रेफरेंस वेरिएबल में क्या फ़र्क है। जैसे हमने देखा था कि पॉइंटर जो है वो रीइनिशियलाइज हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट में वो किसी एक वेरिएबल को पॉइंट करें तो अगली स्टेटमेंट में हम उसी पॉइंटर से किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करा सकते हैं, जबकि रेफरेंस वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है और इनलाइन फंक्शंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट से। जैसे हमने देखा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है क्या। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये देखा था कि जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। यानी वो जो है वो इनिशियलाइज किसके साथ होते हैं, 0 के साथ होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो फंक्शन के अंदर हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जो फंक्शन डेफिनेशन के वक्त जो हम पैरामीटर्स लेते हैं उनकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं वो हम पैरामीटर्स को पास करते हैं। एक्चुअली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसकी वैल्यू को आर्गुमेंट में नहीं भेजते। तो जिस वैल्यू को हम एज एन आर्गुमेंट नहीं भेजते उसकी जो है वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको जो है वो असाइन हुई हुई होती है। ठीक है, ओके। देखिए, जैसे अगर आप इस फंक्शन को देखें, मैंने ये बात कही कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो ऐसे वेरिएबल को असाइन होती है जिसे हम फंक्शन के अंदर यानी फंक्शन कॉल के वक्त एज एन आर्ग्यूमेंट हम उसे पास नहीं कराते। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें तो मैं जो है वो प्रिंट एरिया का फंक्शन कॉल कर रही हूँ। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे प्रिंट एरिया का फंक्शन कॉल कर रही हूँ तो इट्स मीन कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे मैंने कोई आर्ग्यूमेंट जो है वैसे पास नहीं कराया, लेकिन मैंने क्या लिखा है, रेडियस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है ये इसकी कौन सी वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस इंटू रेडियस यानी पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है। पाई की वैल्यू 3.14159। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 मीन्स इनटू, और ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1, और फिर आपके पास एरिया प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 देती, यहाँ पे लिखती डबल रेडियस इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब था कि रेडियस की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये जो है वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक, लेकिन अगर मैं किसी फंक्शन को कॉल करती हूँ और इसके अंदर में जो है वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास कराती हूँ, यानी यहाँ पे मैंने भेजा है 4 और यहाँ पे एक ही
पैरामीटर है, ठीक है, और जो है ये जो है इसको आपने वैल्यू 1 असाइन की हुई है, तो बेशक आपने इसको वैल्यू 1 असाइन की हुई है, जो रेडियस है वो किससे इनिशियलाइज होगा, वो 4 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। यानी इसका डिफरेंस आपने ऐसे समझना है कि अगर आप डिफॉल्ट जो फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है अगर आप वो पास नहीं कराते, ठीक है, तो जो ये वाला वेरिएबल है ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर वैल्यू पास कराते हैं तो फिर जो है वो इसको ये इग्नोर कर लेता है अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को, ये किससे इनिशियलाइज होता है, जो वैल्यू आपने फंक्शन कॉल के वक्त भेजी हुई होती है ये उससे इनिशियलाइज होता है। ओके, तो ये देखिए ये हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया है तो रेडियस जो है वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हुआ है, तो 1 × 1 × 3.14, तो इसका मतलब एरिया आपके पास क्या प्रिंट होगा, 3.14159। सेकेंड केस में ये 4 से इनिशियलाइज हुआ है, तो यहाँ पे रेडियस की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 × 4 × 3.14159, और ये जो एरिया प्रिंट हो रहा है वो 50.2654 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा जब हमारे पास देखें मिक्सचर होता है, यानी इस ये तो बड़ा आसान सा एक एग्जांपल थी जिसमें आपके पास एक ही पैरामीटर है, ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम फंक्शन को इन्वोक करते हैं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट तो आपके पास वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो रहा है, जब हमने उसे वैल्यू के साथ कॉल किया है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इग्नोर हो जाती है और रेडियस किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 4 से इनिशियलाइज। लेकिन फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मिक्सचर है पैरामीटर्स का, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा, पहली बात तो यह है कि हमारे पास एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, और दूसरी बात ये है कि कुछ जो है उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है और कुछ की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमने मेंशन नहीं की हुई, तो उस केस में क्या होता है, लेट्स सी। जब ना हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, यानी कुछ की हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज डिफाइन की हुई होती हैं और कुछ की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज डिफाइन नहीं की हुई होती, तो जिन पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती हैं उन्हें हम फंक्शन के अंदर सबसे आखिर में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जांपल से आपको ये बात समझ आएगी कि फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरे पास एक फंक्शन है t1, इसके अंदर एक जो पैरामीटर है वो क्या है, x y है और y की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और z है, z की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो इसके सामने लिखा है कि ये इलीगल है। इलीगल क्यों है, इलीगल इसलिए है कि ऊपर जैसे आपने देखा कि जिन की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती हैं उन्हें हमने आखिर में डिक्लेयर करना होता है, ठीक है, तो इट मीन यहाँ पे हम लिखेंगे इंट x इंट z और उसके बाद हम लिखेंगे इंट y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड जो है उसमें क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, बट जो z है उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इंट z, उसके बाद x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये बात, मतलब ये वाली जो एग्जांपल है वो आपको ये समझा रही है कि जिन पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उन्हें हम सबसे आखिर में मेंशन करते हैं और जिनकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती उन्हें हम पहले लिखते हैं, ठीक है। ओके, जबकि ये वाली जो डिक्लेरेशन है जैसे यहाँ पे देखिए इंट x है, तो ये दोनों इन दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो इन्हें आप किसी भी ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जिसकी नहीं है उसे आपने पहले लिखना है, और यहाँ पे ये तीनों डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं तो इन्हें तीनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं तो फिर आप इन्हें अपनी मर्जी से किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जरा इसको आपने गौर से देखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि ये वाला फंक्शन है t3, ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेरिएबल यानी आपके आप x को भी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं और आप z को भी जो है वो यहाँ से वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट भेजना चाह रहे हैं और y को आप वैल्यू नहीं भेजना चाह रहे, तो इट्स मीन इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे 1 और कॉमा डालेंगे और उसके बाद खाली छोड़ देंगे उसकी जगह और उसके बाद कॉमा डाला और फिर नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, ये जो है ये इलीगल है,
सिमिलरली यहाँ पे अगर आप सिर्फ 20 को वैल्यू भेजना चाह रहे हैं और x और y को वैल्यू नहीं भेजना चाह रहे, ठीक है, तो ऐसे आप इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जो आपने काम करना है वो ये करना है कि ये एक ऑर्डर में वैल्यू असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप x को वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे 1, तो ये क्या करेगा कि ये जो y है और ये जो z है इसको इनकी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करा देगा, यानी 0 0 से, और x को किससे इनिशियलाइज करा लेगा, 1 से। सेकंड जो है इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि ये T4 है और इसमें जो है देखिए सबसे पहले T4 फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले है 1, तो x किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 1 से, y किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 2 से, और जो आखिर में बचेगा वो जो है वो जो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मेंशन है वो उसी से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ओके, अब ये हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें आपने बताना है कि कौन सी जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो इल्लीगल है, ठीक है, और आपने जब हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा उसको आपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले जैसे ये है इंट x इंट y इज इक्वल टू 0 और इंट z, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसे हम सबसे आखिर में लिखते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन ये इंट z आना चाहिए, इंट x के बाद इंट z आना चाहिए और उसके बाद इंट y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है ये वाली जो है ये तो इल्लीगल है, ठीक। अगली देखते हैं, तो इसमें x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 और फिर ये आ रहा है जिसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है इसको पहले आना चाहिए था इंट z, उसके बाद x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है ये भी इल्लीगल है। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले x फिर y की भी डिफॉल्ट वैल्यू है z, तो इट्स मीन दिस इज ट्रू। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो ये भी बिल्कुल लीगल है क्योंकि ये तीनों ही आर्ग्यूमेंट्स इनकी डिफॉल्ट वैल्यू है, तो इसे हम किसी भी ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। इससे पहले हमने जो है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को देखा, हमने देखा कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में हम कैसे जो है वो वैल्यूज को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं, कब जो है वो हमारे पास जो आपका फॉर्मल पैरामीटर होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होता है, और अगर आप फंक्शन कॉल के वक्त कोई आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं तो फिर वो उस आर्ग्यूमेंट से इनिशियलाइज होता है डिफॉल्ट वैल्यू से। फिर हमने देखा कि ऑर्डर क्या होता है, यानी हम जो पैरामीटर्स होते हैं जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है उन्हें हम एंड में रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था पीछे कि जो आप यहाँ से सबसे पहली वैल्यू भेजेंगे वो जो है वो सबसे पहले पैरामीटर को असाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो 1 और 2 है वो पहला जो x है वो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, जो y है वो 2 से इनिशियलाइज हो जाएगा और z के अंदर जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी। और उसके अलावा हमने देखा था कि ये जो है ये इनवैलिड डिक्लेरेशन है, यानी अगर आपने किसी आर्ग्यूमेंट में वैल्यू नहीं भेजनी तो आप जो है वो उसे सबसे एंड पे रख लें, और जिसमें आपने वैल्यूज को भेजना है उसे आप सबसे पहले रख लें, ठीक है। तो ये आपने किसी को भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है ऐसे कॉमा लगा के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो बेसिकली हम एक ही फंक्शन का जो नाम है वो तो हम सेम रखते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली क्या होता है कि हम मल्टीपल जो फंक्शंस हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नाम जो है वो सेम रहता है, ठीक है। लेकिन तब तक हम डिफाइन कर सकते हैं सेम नाम के साथ फंक्शन को कि अगर उसके सिग्नेचर डिफरेंट है। सिग्नेचर डिफरेंट होने का क्या मतलब है कि या तो उसके अंदर पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट है, एक तो चीज़ ये है कि जो पैरामीटर्स की टाइप है वो डिफरेंट हो, सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, यानी एक के अंदर फॉर एग्जांपल आपने 2 इंटीजर्स पास कराए हैं तो दूसरे के अंदर 3 हो, ठीक है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो फर्क हो, या फिर आपके पास क्या हो पैरामीटर की टाइप डिफरेंट हो, तो इसे हम क्या कहते हैं
कि हम फंक्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं एक फंक्शन लिखती हूँ void add, और इसके अंदर जो है वो मैं एक वेरिएबल पास कराती हूँ, ठीक है, और लेट्स सपोज ये इसकी बॉडी है। फिर मैं दूसरा फंक्शन लिखती हूँ void add, और इसके अंदर जो है वो मैं दो वैल्यूज पास कराती हूँ, a और b। तो इसका क्या मतलब है कि देखिए हमारा जो फंक्शन का नाम है वो सेम है, ये भी ऐड है और ये भी ऐड है, लेकिन इसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर पास कराया और इस पे हमने इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर्स पास कराए। तो दिस इज नाउन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल void add, और वहाँ पे इंट है तो यहाँ पे मैं डबल या फ्लोट लिख लूँ, ठीक है, डबल सम या फ्लोट सम। तो इसका क्या मतलब है कि देखिए, या तो आपके पास पैरामीटर्स जो आपने भेजे इनकी डाटा टाइप डिफरेंट है तो भी फंक्शन ओवरलोडिंग है, या नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है तो भी जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग है। और इसका मतलब ये है कि जो ओवरलोडिंग है उसमें फ़ायदा क्या है कि देखो, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो दो वैल्यूज़ को सम भी कराना पड़ सकता है, तीन को भी सम कराना पड़ सकता है, चार को भी। तो फंक्शन तो बेसिकली नाम तो उसका ऐड ही होना चाहिए क्योंकि वो परफॉर्म जो है वो एडिशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स के साथ जो है वो सेम टास्क परफॉर्म कर सके, ठीक है, क्योंकि वो उसने काम एडिशन का करना है तो उसको नाम तो एडिशन का ही देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है वो हमारे प्रोग्राम को जो है वो ज़्यादा रीडेबल बनाती है, बजाय इसके कि मैं एक दफ़ा फंक्शन का नाम ऐड रखूँ, फिर मुझे अगर दो इंटीजर्स को सम कराना है तो मैं उसका नाम सम रखूँ, मुझे दो डबल्स को सम कराना है तो मैं उसका नाम सम रखूँ। तो बेहतर है मैं अपने फंक्शन का नाम एक ही रख लूँ और उसको जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स या पैरामीटर्स की जो डेटा टाइप है उसकी बेस के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएट कर दूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग का पर्पज़ है। इसका मतलब है कि फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हम फंक्शन को सेम नेम के साथ डिफाइन कर सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज देयर सिग्नेचर्स आर डिफरेंट। सिग्नेचर आर डिफरेंट का मतलब है कि या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे या तो पैरामीटर्स की जो टाइप है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हम फंक्शंस को रिटर्न टाइप की बेस के ऊपर ओवरलोड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये मैं आगे बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इंट ऐड है और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इंट ए, तो इस बेस के ऊपर जो फंक्शन है वो ओवरलोड नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये वाला जो फंक्शन है void और ऐड, और इसके अंदर भी एक ही इंटीजर टाइप का पैरामीटर है। ये जो फंक्शन है इंट ऐड, नाम इसका भी क्या है ऐड, और इसके अंदर एक ही पैरामीटर है, ठीक है। तो सिर्फ जो चीज़ डिफरेंट है वो क्या डिफरेंट है, रिटर्न टाइप डिफरेंट है। तो रिटर्न टाइप की बेस के ऊपर जो फंक्शन है वो ओवरलोड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे इसी फंक्शन को जब मैं कॉल करती हूँ तो मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल 6 भेजती हूँ। अब दिस इज एम्बिगुअस कि ये इस ऐड को कॉल करना चाह रहा है या इस ऐड को कॉल करना चाह रहा है, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग के वक्त क्योंकि हम सिर्फ क्या मेंशन करते हैं, फंक्शन का नाम मेंशन करते हैं और उसके अंदर आर्गुमेंट भेजते हैं। तो कंपाइलर के लिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि वो ये जो आप फंक्शन कॉल करें ये इस ऐड को कॉल करें या इस ऐड को कॉल करें, ठीक है। इसलिए जो फंक्शंस होते हैं उनको हम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप जो है वो ओवरलोड नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, अब जो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा उसकी बेस के ऊपर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ मेन से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ये मैक्स का फंक्शन कॉल करें और इसके अंदर हमने क्या भेजे हुए, दो इंटीजर नंबर भेजे हुए 3 और 4। फिर हम अगेन मैक्स का ही फंक्शन कॉल करें जिसके अंदर हमने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इसके अंदर भी दो हैं इसके अंदर भी दो हैं, लेकिन ये इंटीजर टाइप के और ये कौन सी टाइप के, डबल टाइप के, ठीक। फिर तीसरा आपके पास फंक्शन है जिसके अंदर आपने डबल टाइप के 3 फंक्शंस को भेजा है।
अब देखिए जब आप सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो एक्चुअली कंपाइलर कौन से फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो इसके ऊपर जाएगा। इसके ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि देखें तो इसका नाम मैक्स है, फिर हमने इसके अंदर इंटीजर टाइप के मैच करता है कि सबसे परफेक्ट मैच किसके साथ है, सबसे परफेक्ट मैच इसके साथ है बिकॉज इसके अंदर दोनों जो वैल्यूज है वो इंटीजर टाइप की हैं, तो जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी उसके अकॉर्डिंग वो रिटर्न करा देगा, ठीक है। ओके, दूसरा जो केस है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि दो डबल वैल्यूज़ हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये वाला जो फंक्शन है ये किसको इन्वोक करेगा, ये इन्वोक करेगा इसको, बिकॉज इसके अंदर दो जो है वो डबल वैल्यूज़ हैं, सही। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो 3 डबल वैल्यूज़ हैं, तो इसका परफेक्ट मैच इसके साथ है, तो ये इस फंक्शन को इन्वोक करेगा, सही। तो इसका मतलब है कि देखता है आपका जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स और उनकी टाइप की बेस के ऊपर जो है वो परफेक्ट मैच ढूंढता है, फिर वो उस फंक्शन